स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पे आए हैं। ये एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। आता तो ये प्रॉफिट लॉस में ही है, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीके का टॉपिक है छूट, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। आज हम डिस्काउंट चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट असल में होता क्या है? अगर आप देखें, कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को छूट देता है, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा डिस्काउंट जो है आपका एमआरपी पे दिया जाता है, जिसको हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, और या फिर बुक्स में ज़्यादातर उसे बोलेंगे मार्क प्राइस। जो मार्क कर दिया गया है उसको चिट चिपका कर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर चिट चिपका कर लिखा रहता है एमआरपी 50 रुपये। तो इसका मतलब वो मैक्सिमम प्राइस है जो एक दुकानदार एक कस्टमर से ले सकता है, इससे ना तो ऊपर ले सकता है। और इस पे कुछ ग्राहक, कुछ जो दुकानदार होते हैं, अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए उस पर छूट देते हैं, उस पर डिस्काउंट देते हैं। मान लीजिए कोई भी मिठाई का डिब्बा है, उस पर लिखा हुआ है एमआरपी 100 रुपये। ठीक है, उस पर अगर आप 20% की छूट देते हैं, ठीक है, तो वो आपका कितने में मिल गया? वो आपका 80 रुपये में आपको दे देगा। कहेगा कि अरे आप तो अपने दोस्त हो, आप तो अपने फ्रेंड हो, आपको मैं 20% की छूट दे दूंगा, आप क्यों चिंता करते हो, ये लो 80 में ले लो इसे। तो हम भी खुश, भाई 100 रुपये का है, 80 में हमको मिला है, हम भी खुश। लेकिन असल में क्या इसका मतलब दुकानदार को फ़ायदा नहीं हुआ होगा? वो पहले से ही अपना एक मार्क प्राइस सेट करके रखते हैं कि मैंने जितने में खरीदा, उन्होंने कुछ कम में ही खरीदा होगा, जितने में आपको दिया है उससे कुछ कम में ही खरीदा होगा, और लाभ भी कमा रहे होंगे उस पर भी। इसी चीज़ को हम जरा थोड़ा समझते हैं। कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए एक कोई वस्तु है, उस वस्तु पर लिखा हुआ है, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य, हिंदी में बोलेंगे इसे अंकित मूल्य, मार्क प्राइस को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य दे के रखा हुआ है, वस्तु का अंकित मूल्य, ये आपको दे के रख रखा है, मान लीजिए 100 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझने का बात को। उस मतलब कि उस वस्तु के ऊपर जो चिट चिपकी हुई है, जिसपे एमआरपी लिखा होता है, वही अंकित मूल्य होता है, उस पे लिख रखा है 100 रुपये। ठीक है, और दुकानदार आपको देता है छूट। दुकानदार ने कहा भाई आपके लिए छूट है, आप तो हमारे अपने दोस्त हो, अपने पड़ोसी हो, तो दुकानदार ने छूट दिया। छूट दिया कितने का दिया? 20% का। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने 20% का छूट दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? 20% की, जैसे अब आप वो निकालोगे इसका, जब वो बेचेगा आपको, सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य देगा आपको, वो देगा 100 गुना 20% की छूट, यानी 0.80 रुपीज में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ उसने आपको कम में दिया है। मतलब यदि अंकित मूल्य 100 में था, तो उसने आपको 80 रुपये में दिया है, 20% की छूट देने पर। डिस्काउंट जब उसने आपको दिया तो 80 रुपये में दिया। लेकिन जो दुकानदार था, उसने खुद वो सामान जब खरीदा था, वो 60 रुपये का खरीदा था। 60 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस था, उसका क्रय मूल्य जब उसने खुद खरीदा था तो वो 60 रुपये का था। तो जब वो 60 रुपये का, तो उसको, दुकानदार को अब भी 20 रुपये का फायदा है। ठीक है, 20 रुपये का फायदा है। और अगर परसेंटेज में निकालना चाहो तो अंतर इसका 20, कॉस्ट प्राइस कितना? 60, 1/3, यानी 33 से ही 1/3% का अब भी दुकानदार को फायदा मिला। भाई एमआरपी था 100 रुपये, 20% की छूट देने के बाद वो वस्तु 80 रुपये की हो गई। उसने हमको 80 रुपये में दे दिया, लेकिन उसको अब भी फायदा है, क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस जो है, उसने जब वो सामान खरीदा था तो उसने 60 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो उसको 20% का, 20 रुपये का फायदा हुआ, या फिर 33 से 1/3% का। भाई दुकानदार की दुकान कैसे चलेगी अगर वो जितने में खरीदे उतने में ही बेच दे? भाई उसको भी तो कुछ कमाना है ना, तो वो भी जरूरी है। तो वो ने उसने 60 रुपये में खरीदा था और 80 में आपको बेचा, और 20 रुपये का आपको जो है, 20 रुपये का जो दुकानदार को फायदा हुआ। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां एक चीज समझते हैं ध्यान से, कि जब 100 रुपये मार्क प्राइस था, ठीक है, उस पर जब 20% की छूट दी, 20% की छूट जब दी, तो 80 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आया। तो ये मार्क प्राइस है आपका, एमआरपी है।
ये आपका सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है, और 60 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का, मतलब जितने में दुकानदार ने खरीदा था। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी, अगर यहाँ से मैं 33 से ही, अभी मैंने देखा ना 33 से ही 1/3% का फायदा है, अगर 33 से ही 1/3% का लाभ हुआ है तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस प्राप्त हो रहा है। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, आपको पता ही है। तो जब मुझे क्रय मूल्य दिया और मुझे लाभ दिया, लाभ प्रतिशत दिया, जैसे हम करते आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस में, क्रय मूल्य दिया होता है और लाभ प्रतिशत दिया होता है, तो हम सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अगर मुझसे क्या रखा है 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है और आपका, या यहीं से ले लीजिए 60 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 20% का मुझे लाभ हुआ, तो मैं क्या करता हूँ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 60 गुना 1.20, ठीक है, तो आपका 72 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ से भी आपका, अगर आपको कॉस्ट प्राइस और लाभ प्रतिशत दिया तो भी आप सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। और यदि आपको एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य दे रखा है और 20% की छूट दे रखी है तो भी आप सेलिंग प्राइस निकाल लेते हो, तो आपका सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा। मार्क प्राइस से भी आप सेलिंग प्राइस निकालते हो और कॉस्ट प्राइस से भी आप सेलिंग प्राइस निकालते हो। ठीक है, इन दोनों चीजों से आपकी सेलिंग प्राइस निकलती है, सेलिंग प्राइस एक ही रहता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका चेंज नहीं होगा यहाँ पर विक्रय मूल्य में, चाहे आप मार्क प्राइस से निकाल लीजिए चाहे आप कॉस्ट प्राइस से निकाल लीजिए। ठीक है ना, एक चीज तो ये निकल के आई। दूसरी बात ये आपको मैंने बताया था कि चाहे लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। मेरे कहने का मतलब ये है समझाने के लिए यहाँ पे कि जब हम लाभ प्रतिशत हो, चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, हम हमेशा उसको क्रय मूल्य में निकालते हैं। तो मैं एक बात कह रहा हूं, मान लीजिए लाभ मुझे हुआ 20% का, 20% का मुझे लाभ हुआ, इसको हम 1/5 कहते थे। ठीक है, इसको हम कहते थे 1/5। तो ये जो 5 होता था इसको हम कहते थे कॉस्ट प्राइस, और ये आपका लाभ होता था। कितना होता था लाभ? आपका लाभ मान लीजिए ये 1 हो गया, तो आपका लाभ की स्थिति में सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा होती है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता था? 5 + 1 = 6। ये हम करते हुए आ रहे हैं, पूरे टाइम करते हुए आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे हानि 20% की होती तो 1/5 होता, 5 भी आपका कॉस्ट प्राइस होता, लेकिन हानि की वजह से सेलिंग प्राइस 5 - 1 = 4 होता। ठीक है, लेकिन आपका जब डिस्काउंट होगा, यहाँ पे डिस्काउंट जब छूट मिलेगी 20% की, छूट जब आपको 20% की मिलेगी, छूट जब आपको 20% की मिलेगी तो 20% का मतलब 1/5। यहां पर जो आपका, हमेशा याद रखो, यहाँ पे जो आपका ये 5 होगा, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी आपकी, जो हर में वैल्यू होगी, वो होगी आपकी मार्क प्राइस की, यानी अंकित मूल्य दर्शाया गए। लाभ में तो कॉस्ट प्राइस दर्शाता था हर को, लेकिन छूट में ये जो हर है आपका, ये आपका अंकित मूल्य को दर्शाएगा। ठीक है, और ये एक जो है आपका छूट हो गई, 1 रुपए की छूट हो गई, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो आपका विक्रय मूल्य है, वो कितना होगा? जितने में उसने कस्टमर को दे दिया वो देगा 5 - 1 = 4 में, यानी कि मार्क प्राइस से कुछ कम वैल्यू में बेचेगा हमेशा। मार्क प्राइस का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, उससे कुछ कम वैल्यू में आपको बेचेगा। ठीक है, तो 5 - 1 = 4 रुपए में वो बेचेगा आपको। ठीक है, तो याद रखना है कि छूट की स्थिति में यदि 20% का छूट दिया है, 20% की वैल्यू थे 1/5, यहाँ पे जो हर होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा, वो हमेशा अंकित मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि लाभ प्रतिशत में 20% की वैल्यू 1/5 लिखने पर वहां पर हर या डिनोमिनेटर की वैल्यू कॉस्ट प्राइस को डिनोट करती थी, है ना, कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करती थी, क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करती थी। उसी तरीके से यहाँ पर एमआरपी को रिप्रेजेंट करेगी जब हम छूट की बात करते हैं तो। ठीक है, और जब हम 5 में से 1 को घटा देंगे तो वो सेलिंग प्राइस को डिनोट कर रहा है। और यहां से आप देखिए सेलिंग प्राइस हम लाभ प्रतिशत से भी निकाल सकते हैं और सेलिंग प्राइस हमने छूट से भी निकाल लिया, आप देखिए, है ना। तो ये वाली बात मैं कह रहा हूँ, सेलिंग प्राइस तो हम दोनों से निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस से भी निकाल सकते हैं और कॉस्ट प्राइस से भी निकाल सकते हैं। तो इसी का हम इन दोनों को बराबर करके, यहाँ के सेलिंग प्राइसों को बराबर करके हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में अनुपात निकाल देते हैं। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में अनुपात बताइए। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट या बट्टा देकर, दूसरी बात ये कि जो छूट होता है उसको बट्टा भी बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है, बट्टा या छूट देकर भी उसे 124 रुपए में बेचता है। मतलब कि दुकानदार ने किसी वस्तु पर 20% की छूट भी दे दी और फिर भी उसको जो है उसे 124 रुपए में बेचता है, ठीक है। 20 दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देकर उसे 124 रुपए में बेचता है, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो छूट देने के बाद उसने कस्टमर को बेचा वो वैल्यू है आपकी 124 रुपए, ठीक है। समझना, यहाँ पे समझ विकसित करनी है भाई। एक दुकानदार ने किसी कस्टमर को कहा, अरे भाई साहब इस वस्तु पर आपको मैं 20% छूट दूंगा, आप तो अपने दोस्त हो, ठीक है। तो 20% की छूट देने के बाद उसको जो सेलिंग प्राइस मिला 124 रुपए में उसने बेच दिया उस बंदे को। तो आपका एमआरपी पूछ रहा है, मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो एक तो आंख बंद करके ये बात तो आपको पता ही लगी, अंकित मूल्य की वैल्यू इस 124 से कुछ ज्यादा ही होगी, है ना। अंकित मूल्य जो सेट किया होगा कोई भी दुकानदार ने या किसी भी रिटेलर ने, उसने कुछ ज्यादा ही वैल्यू ली होगी, उस पर कुछ छूट देके कुछ कम रुपए में वो कस्टमर को देगा, है ना। तो ये जो अंकित मूल्य की वैल्यू आएगी ये 124 से ज्यादा आएगी। ये आपने एक समझ विकसित करनी है। अब हम शुरू करते हैं, कैसे छूट दे रखी है आपको छूट या बट्टा दे रखा है कितने प्रतिशत का, आपको छूट या बट्टा दिया है 20% का, ठीक है। 20% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1/5, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था कि छूट के कंडीशन में जो डिनोमिनेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका एमआरपी को, यानी कि अंकित मूल्य को, ठीक है। और अगर इस 5 में से इस छूट को मैं घटा दूंगा तो वो आपका क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 5 - 1 = 4, ठीक है। इसने वैल्यू किसकी दे रखी है, इसने वैल्यू दे रखी है मैं सेलिंग प्राइस की 124 रुपए, उसे 124 रुपए बेचता है, लेकिन हमारा कितना निकला है 4, ठीक है। हमारा लेकिन आंसर तो 124 है ना, कितने गुने ज्यादा, 31 गुने ज्यादा। पूछता है अंकित मूल्य बताओ, तो जो आपका एमआरपी होगा वो भी 31 गुना ज्यादा होगा, एमआरपी तो 5 है, ये भी 31 गुना ज्यादा होगा। तो कितना हो गया 5 × 5, 5 × 15, 155 रुपीज आपका अंकित मूल्य हुआ। कुछ था, कुछ भी नहीं, छूट दे रखा है 20%, 20% की वैल्यू 1/5, हर को हम हमेशा क्या मानेंगे, छूट की कंडीशन में एमआरपी अंकित मूल्य मानेंगे। 5 - 1 घटा दिया 4, आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। और इसी सेलिंग प्राइस की वैल्यू 124 दे रखी है, मैंने कहा अच्छा 124 दे रखी है, कितने गुने ज्यादा, 4 से 31 गुने ज्यादा। तो आपका जो मार्क प्राइस होगा वो भी 31 गुने ज्यादा होगा, कितना हो गया 155 रुपए, खत्म। कितना आसान था। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका बहुत ही सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में आपका अनुपात पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच का, मतलब कि मार्क प्राइस एमपी कह लो इसे, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य तथा एमपी मार्क प्राइस के बीच का अनुपात पूछा जाता है, ठीक है। अब इसे देखते हैं क्वेश्चन को। इसको करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो मैं आपको बताऊंगा जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो पता भी होना चाहिए बेसिक समझ बनाने के लिए, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। 25% की छूट देने के बाद भी वस्तु पर एक दुकानदार को या व्यापारी को 25% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हुआ। भाई लाभ तो कमाएगा ही वो, उतने में ही थोड़ा ना दे देगा जितने में खरीद के लाया है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य के बीच अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके अंदर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने देखा कि छूट कितने की दी है, छूट दी है 20% की, ठीक है, नहीं 25% की, सॉरी, छूट हमको 25% की दी है, ठीक है। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, ठीक है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, आपको पता है। और ये 4 क्या डिनोट करता है आपको पता है, एमआरपी डिनोट करता है, एमपी डिनोट करता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य को डिनोट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें से, सेलिंग प्राइस क्या होगी यहाँ से 4 - 1, है ना, क्योंकि कुछ एक का छूट दे दी है, एमआरपी पर 1 की छूट दे दी, 4 - 1 आपका 3 जो है आपका सेलिंग प्राइस आ गया। इस कंडीशन में तो सेलिंग प्राइस आया 3,
मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कॉस्ट प्राइस से भी आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं अगर लाभ प्रतिशत दे रखा है, और एमआरपी से भी आप यानी एमपी से भी आप सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं अगर छूट दे रखी है तो दोनों को से जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा उनको हमें जो है बराबर करना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो एक ही होता है। ऐसे करके हम जो है कॉस्ट प्राइस और एमपी यानी कि अंकित मूल्य में अनुपात निकालते हैं। चलिए देखते हैं। अब इस बार हमने लाभ दिया है 20% का, तो लाभ कितने का हुआ आपको 20% का। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। ठीक है, ये 5 का डिनोट कर रहा है नीचे वाला, ये भी आपका एमपी को डिनोट कर रहा है मार्क प्राइस को। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका मार्क प्राइस माइनस छूट, नहीं मार्क प्राइस, ये सॉरी ये आपका लाभ है ना, ये जो 5 है ये आपका कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेगा सीपी को, है ना। ये तो हम करते ही आ रहे हैं ना कि अगर लाभ दे रखा है 20% तो 1/5 जो हर की वैल्यू होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस मानेंगे हम। तो 5 जो है आपका कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है, और लाभ की कंडीशन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू सीपी से ज्यादा होती है, तो सेलिंग प्राइस में सीपी जुड़ेगा तो 5 प्लस लाभ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, तो कितना हो गया 6। इस कंडीशन में आपकी 3 आया है और इस कंडीशन में 6 आया है। ठीक है, तो हम एक अनुपात बनाते हैं मोटा मोटी। कैसा अनुपात बना आपका, आपका यहाँ पे अनुपात बना, अगर मैं देखूं सीपी, ठीक है, यहाँ पे मार्क प्राइस अनुपात सीपी अनुपात आपका मार्क प्राइस अनुपात एसपी अनुपात सीपी। ठीक है, मार्क प्राइस कितने का है आपका, मार्क प्राइस यहाँ पे 4 है तो यहाँ हमने 4 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लिया इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में जब हमने लाभ पे निकाला सेलिंग प्राइस कितना है 6, नीचे लिखा इससे, और जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 5, 6 के सामने लिखा। ठीक है, तो आपका कितना निकल गया, यहाँ तो 3 है यहाँ 6 है ना, तो हमें सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, और बराबर करने के लिए हमें देखना है 3 6 में कैसे बराबर किया जाए। तो 6 के बराबर हो सकता है यदि मैं ऊपर वाले 3 में 2 की गुना कर दूं, ऊपर वाले 3 में अगर मैं 2 की गुना कर दूं तो 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। नीचे किसी चीज की गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर वाला 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप 2 में यहाँ गुना करेंगे तो अनुपात में होने की वजह से इस वाले 4 में भी आप गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखता हूं मैं 8/6, और 6 तो आपका एसपी हो गया और सीपी क्या हो गया 5। तो आपका ये क्या हुआ एमपी अनुपात एसपी अनुपात सीपी। ठीक है, ये निकल गया आपका 3 दूनी 6 कर दिया तो ये, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 8/6/5, ये 3 निकल रहे हैं आपके अनुपात। और इसने किसका पूछा है, इसने पूछा है आपको वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य आपका 5 है और आपका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, एमपी कितना है 8 है, तो 5/8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं था। हमने पहले ही बताया है कि जो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस आता है और जो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आता है दोनों को बराबर करो। ठीक है, अनुपात में। ठीक है ना, जो हम करते भी आ रहे हैं, हमने छूट से सेलिंग प्राइस निकाला 3, हमने लाभ से सेलिंग प्राइस निकाला 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ 3 अनुपात लिख दिए, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस अगर आपका 4 था तो सेलिंग प्राइस आपका 3 था, और जब आपका सेलिंग प्राइस 6 था तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे 5 था। ठीक है, अब हमने देखा सेलिंग प्राइस तो सेम होता है, चाहे आपका मार्क, चाहे आपकी छूट की कंडीशन हो, चाहे लाभ की, आपका सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। तो हमने सेम बना लिया, 3 की यहाँ 2 से गुना करी, जब यहाँ 2 से गुना करेंगे आप तो आप यहाँ को भी 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो 8/6/5, ये आपका एमपी एसपी और सीपी के बीच का अनुपात निकल गया। पूछ किसका अनुपात रहा है, रेशो किसका पूछ रहा है, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का। तो क्रय मूल्य आपका कितना है 5 और अंकित मूल्य कितना है 8, तो ये आपका 5/8 निकल गया। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस को बराबर करके अनुपात निकाल लेते हैं, बस ये छोटा सा काम है। छूट से भी सेलिंग प्राइस निकल रहा है और आपका जो है लाभ से भी सेलिंग प्राइस निकल रहा है। एक तो ये मेथड हो गया, ये तो फर्स्ट मेथड था। ठीक है, फर्स्ट मेथड। अभी सेकंड मेथड है, छोटा है थोड़ा सा, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए। ठीक है, कैसे आ रहा है
ये सब आपका जो है बेसिक है, एक समझ विकसित करनी है हमको यहाँ पे, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड आपको ये पसंद भी आएगा। सेकंड मेथड में कुछ भी नहीं है। अगर हमसे कभी भी कह दे कि आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है, तो इसमें कुछ नहीं करना। क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, सीपी यहाँ लिखिए, और अंकित मूल्य को एमपी यहाँ बोलते हैं, इसे एमपी यहाँ लिखिए अंकित मूल्य को, ठीक है। जो आपका क्रय मूल्य होता है, ठीक है, वो तो होता है 100 माइनस डी, 100 माइनस डिस्काउंट पे जो होगा, ठीक है। और जो आपका अंकित मूल्य होगा, ठीक है, वो आपका होगा 100 प्लस डी, ऐसे निकलता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 100 माइनस डी क्या है आपका। 100 माइनस डी है आपका, ये आपका 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना था 25% का, तो 100 माइनस डी हमने लिखा है यहाँ पे 100 माइनस 25, ठीक है। और जब प्रॉफिट की बात आई तो ये कितना है आपका एमपी 100 प्लस 20, ये पी आपका प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डी आपका डिस्काउंट प्रतिशत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 100 प्लस 20, ये कितना हुआ आपका 25, 75, 100 में से 25 गए 75, अनुपात ये कितना है 120, ठीक है। इसे काटोगे तो कितना आएगा 5 आपका 15 बार जाएगा और यहाँ 24 बार जाएगा, ठीक है। 15 से काट दो, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, आ गया सीधा आपका 5:8, 5:8 सीधा आ गया, ठीक है। समझो इस चीज को क्या कहा है मैंने। अगर आपसे कभी भी क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात पूछे, सीपी अनुपात एमपी, क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य पूछे, तो जो सीपी होता है, सीपी अनुपात एमपी, सीपी होता है इसके, इसे तो कहते हैं 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, ये शॉर्ट मेथड है। और जो आपका एमपी होता है इसे कहते हैं 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, ये प्रतिशत में होना चाहिए, ये कंडीशन है कि ये जो आप डी की वैल्यू यहाँ पे डालोगे ये होनी चाहिए प्रतिशत में, क्योंकि ये 100 भी प्रतिशत है आपका और ये भी 100% है, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट आपको कितना दिया है 20%, तो 100 प्लस 20 120, और डिस्काउंट आपको दिया है 25%, तो 100 माइनस 25 75, तो ये जो 75 आया ये क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये आपका 120 आया आपका अंकित मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 5:8 सीधा आंसर आ गया, ठीक है। ये है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। ये आपको याद रखना है कि जो आपका सीपी होगा वो 100 माइनस डिस्काउंट होगा और जो आपका एमपी होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट होगा, बस ये बात याद रखनी है। एक क्वेश्चन आप ये देखिए, इसको भी हम सीधा करेंगे इस मेथड से, लेकिन ये मैंने आपको, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ आपने देखा इसमें भी पूछा तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए, तो हमने सीधा लिख लिया सीपी अनुपात एमपी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस 37.5 दे रखा है, ठीक है, छूट दे रखी है। अगर मैं 100 में से 37.5 घटाऊंगा तो वो आपका कुछ ऐसी आएगा, शायद 66.5 या ऐसी कुछ आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, 66.5 यहाँ भी कुछ साढ़े करके लग जाएगा, क्योंकि ये 16 से 2/3 है, तो मतलब हाफ करके कुछ लग जाएगा, तो हमें जो है कैलकुलेशन में दिक्कत होती है इस तरीके से करने में। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है, हमें पता यह है कि 37.5% को, 37.5% को हम क्या कहते हैं, 37.5% को हम 3/8 कहते हैं। हमने 37.5% को एक भिन्नात्मक वैल्यू या एक रेशो की वैल्यू में तोड़ लिया, अब ये प्रतिशत नहीं रहा 3/8, ये एक भिन्नात्मक वैल्यू बन गया। ऐसे ही 16 से ही 2/3% को हम 1/6 कहते हैं, ठीक है। 16 से ही 2/3% को हम 1/6 कहते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, मैंने परसेंटेज हटा दिया यहाँ से, 3/8 बना दिया, इसे रेशो बना दिया। तो ये जो 100 है ना, ये 100 है, ये भी तो प्रतिशत है। 100% को क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 100 माइनस डिस्काउंट जो है, यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट, इस बड़ी परसेंटेज में होते हैं, लेकिन हमने कैलकुलेशन छोटी करने के लिए इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, इसको एक भिन्नात्मक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो 100 माइनस डिस्काउंट को आप 100 की जगह, क्योंकि प्रतिशत है, इसको 1 लिखेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से रेशियो में चला गया। और जो डिस्काउंट है वो कितना आपका 37.5, इसको 3/8, मेरी बात समझ रहे हैं ना।
मैंने प्रतिशत हटा के रेशो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी रेशो में हो गया सारा का सारा। 100 की जगह मैं लिखूंगा 1, क्योंकि 100% की वैल्यू 1 होती है, उसे भी मैंने रेशो में कन्वर्ट कर लिया। और डिस्काउंट को मैंने रेशो में कन्वर्ट कर लिया, 37.5 को 3/8 लिख दिया। ऐसे ही जो आपका एमपी है, ये कितने प्रतिशत है, ये है आपका 16/2/3, इसको लिखा हमने कितना 1/6, जो कि प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100% को यहाँ पे रेशो में कन्वर्ट करके लिखा 1, तथा प्लस जोड़ के इसे 1/6 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 1/6 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने क्यों किया, कैलकुलेशन आपका आंसर तब भी आ जाएगा अगर आप इसे 66.5 लिखेंगे। 100 में से 37.5 घटा के कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा करीबन करीब 62.5 बचेगा, 62 से ही हाफ। और यहाँ पे भी आप जोड़ेंगे 16 से 2/3, तो ये 116 से 2/3 हो जाएगा। इनका भी अगर आप अनुपात में निकालेंगे ना, गुणा करनी पड़ेगी, जोड़ करना पड़ेगा, तो भी आपका आंसर एकदम आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हमने इसको, क्योंकि हम इसकी रेशियो की वैल्यू पता है, तो हमने उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। 100 को लिख दिया 1 रेशियो में कन्वर्ट करके, और ऐसे 37.5 को लिख दिया 3/8। तो ये आपको कितना जाएगा 5/8, 8 का मान 8 3 5/8, और ये आपका हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब इसको कर लो, कट जहां कट रहा हो काट दो। ठीक है, कैसे कैसे कटेगा ये, ठीक है, यहाँ देखो 2 3 6, 2 चौक 8, ठीक है, तो ये कितना होगा 4 7 28, 3 5 15, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका कितना होगा 3 5 15 अनुपात 7 चौक 28, 15 अनुपात 28 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका 15 अनुपात, सीपी अनुपात एमपी का अनुपात आ गया। तो दो तरीके हैं, एक तो ये तरीके से भी आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। 37.5 को 3/8 लिखिए, 3/8 आपका जब छूट की कंडीशन में 8 क्या है एमआरपी, 3 क्या है छूट, 8 - 3 5, और यहाँ भी आपको 16 से 2/3 को 1/6 लिख के और दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर करके गुणा करके इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। या फिर आप इस तरीके से मेथड को कर सकते हो कि आप डायरेक्ट 100 में 37.5 जोड़ो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 62.5 ये आएगा, 62.5 को फिर 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, फिर जोड़ोगे, बट्टे 2 लिखोगे, फिर प्रतिशत में है तो उसे चेंज करोगे, इस तरीके से करके बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम एक ये वाला मेथड अपनाते हैं, खासकर तब जब इस तरीके की वैल्यू दी 37.5, 16.5, 14 से ही 2/7, और तुम्हारा क्या नाम है जितने भी हैं आपके 16 से ही 2/3, जितने भी आपके आपका क्या नाम है 57 से ही 1/7% दे दिया आपको, है ना। इस तरीके के वैल्यू को आप रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और इस तरीके से सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, और अगर यहीं पे 20% और 40% ऐसे लिखा हो तो आप इस तरीके से निकाल लेते, सिंपल। ठीक है ना, तो ये मेथड्स हैं सब करने के। अभी मैं छूट के और क्वेश्चन लेके आऊंगा और हम अपनी समझ को और बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए प्लीज इजी अध्ययन पर।